अच्छा ध्यान दो। पहली बात हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चौहान वंश। और दूसरी बात, चौहान वंश में क्या पढ़ रहे थे? कौन से चौहान? अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे ना। ठीक बात। अजमेर के चौहानों में भी हमने एक नंबर पे किस राजा के बारे में बात करी थी? इसके बारे में अजय राज के बारे में बात करी। ठीक है। अजय राज के बारे में मैंने आपको बताया कि इसने अजमेर को बसाया था, अजमेर को इसने राजधानी बनाया था। और मैंने आपको बताया था, वैसे कर्नल टोड कहता है कि अजय में दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय पाल नामक व्यक्ति ने करवाया था। ये बात बता दी। और इसके अलावा मैंने बताया अजमेर दुर्ग की विशेषताएं मैंने बताई कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पे इसका नाम क्या रखा था? तारागढ़ रखा था। और मैंने कहा विश्व है, पर ने इसे क्या कहा है? राजस्थान का जिब्राल्टर बोला है क्या? और मैंने क्या बताया इसके बारे में? बोलो आप, मेरे से थोड़ी सुनना आपने। इसे गढ़ बीटली कहा जाता है क्योंकि बीटली पहाड़ी में बना हुआ है और इसमें मीरान साहब की दरगाह है। और क्या? बस हवा सब कुछ। शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया, इसी झील के किनारे करवाया था। झील है क्या? तो फिर कहाँ बारादरी आ गई बीच में? हाँ, स्टेयरिंग फेल हुई, गाड़ी चल रही है, आपको पता नहीं किधर जाएगी। अजय राज के बारे में क्या पढ़ा बोलो? इसके बाद में क्या पढ़ा 2 नंबर पे? इसके बारे में पढ़ा हमने अन्ना जी के बारे में पढ़ा, जिन्हें अरुणराज के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था तुर्कों के आक्रमण से जो खून से रंगी हुई अजमेर की जो धरती थी उसको साफ करने के लिए इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। और मैंने बताया इसी झील के किनारे बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? और मैंने बताया इसी झील के किनारे एक आविष्कार हुआ था। आप लोग कुछ सोच भी रहे हैं कि अगर वो आविष्कार नहीं होता तो हमारा क्या होता? क्या आविष्कार हुआ था? गुलाब के फूल से इत्र बनाने का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? असमत बेगम कौन थी? नूरजहां की मां थी। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की। ओके, याद है इसका मतलब आपको? अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक बोर्ड पे पूरा चार्ट बना करके बताया था कि एक तरफ अन्ना जी के पुत्र जिनका नाम जगदेव, अन्ना जी की क्या कर दी? मृत्यु कर दी। अन्ना जी की मृत्यु कर दी। ये न्याल करो वाला नहीं। मैं आपको कहता हूं ना कि आपके हालात देख करके मेरे को किसकी टेंशन होती है? आपके ये हालात देख करके मेरे को चिंता किस बात की होती है पता है? कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जिससे आपकी शादी होगी और उस बेचारे का क्या हालात होंगे उसके। क्या करो देखता ब्रो। चलो आगे बढ़ते हैं। माथे छोड़ दो, माथे का हाथ लगा। आगे लिखे फिर आज क्या पढ़ेंगे हम बोलो? हम उस चार्ट के हिसाब से चल रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था, मैंने ये बोला था पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। चलो ये भी मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे एक एक करके। बताओ बेटा, पूछ लूं। जगदेव का काल बता दो क्या था? जगदेव कौन था? जिससे पूछा जाए वो बताए, बाकियों से मैं पूछूंगा आपसे एक एक करके। आप बताएं मेरे को, जगदेव के बारे में क्या बातें बताई मैंने? चौहान वंश का पितरन था। किसके बाप को मारा इसने? खुद के बाप को मार दिया था। कौन था इसका बाप? अरुणराज। फिर ये राजा बन गया था। क्या काल था इसका? 1150 से 1153 से 1163 तक। कौन था? विग्रहराज सेकंड, जिसे और किस नाम से जानते हैं? अच्छा, विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज चतुर्थ, और उसे किस नाम से जानते हैं? लिखवाया नहीं क्या? चलो वो आज हम विग्रहराज तो पढ़ने वाले हैं। आप लिख लो, जो कल नहीं आए थे वो लिखो।
आप पहले लिखो जगदेव का नाम, याद गुण टावर था जमाई। लिखो जगदेव का शासन काल, बोलो क्या है? 1150 से 1153। इसके बारे में लिखो, इसने अपने ही पिता, नाम क्या, अन्ना जी की क्या करवा दी थी? हत्या कर दी, खुद नहीं करवाई नहीं। बोला खुद जितना सफाई से काम करते हैं दूसरा थोड़ी कर सकता है। जगदेव ने अपने पिता अन्ना जी की हत्या कर दी थी। और फिर आपने लिखना है जगदेव को कहा जाता है चौहानों का पितृहंता। चौहानों का पितृहंता कहते हैं क्योंकि इसने सभी चौहानों के पिता को मार दिया था, तो इसने केवल खुद के पिता को ही मारा था। ठीक है, बहुत तंग करता था ये, डेली डेली जगदेव की मम्मी को गालियां निकालता था इसका पापा, इसलिए इसको गुस्सा आया एक दिन, है ना, इसके सिर पे मतीरा मार करके मतीरा फोड़ दिया। तो याद रखना है जगदेव ने अपने पिता अन्ना जी की हत्या कर दी थी। चौहानों का पितृहंता कहा जाता है जगदेव को। राजेश और ललिता, जाओ बेटा, बुलावा आ गया। बोले कहाँ है राजेश? राजेश है, चलो देखो मत इनकी तरफ, फिर खड़े नहीं हो। जगदेव के बाद राजा कौन बना बताओ? कौन बना? हेडिंग डाल लो, विग्रहराज। अब कहीं चतुर्थ कौन लिखना, ऐसे लिख लेना है ना, ऐसे लिखो विग्रहराज चतुर्थ। शासनकाल बता दो क्या है? वेरी गुड, 1153 से 1100। ऐसे बच्चे हो ना क्लास में तो मजा आता है पढ़ाने, सब कुछ याद आता है पहले से। अब आपने क्या लिखना है देखो, अरे ऐसे कौन हंसता है आपकी तरह है? मैंने आपको पहले बताया मेरी क्लास के अंदर जो हंसेगा ना उसको पैरों पे बैठे को हंसी आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये मेरा श्राप समझ लेना। और आपको और कुछ और ना, वो पैरों पे बैठे मेरी ये बात जरूर याद आएगी, और जब ये बात याद आएगी तो आपको हंसी पक्की आएगी, देख लेना। अब लिखो आगे, विग्रहराज को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। चलो फटाफट लिखते हैं विग्रहराज को और किस नाम से? बिसल देव। ठीक है, ये जो विग्रहराज है ना, ये क्या था? विद्वानों का आश्रयदाता था। विद्वानों का क्या था ये? आश्रयदाता। आश्रयदाता क्या होता है समझते हो क्या? विद्वानों को आश्रय दिया इन्होंने, विद्वान इनके पास आकर के रुकते थे, काफी विद्वान इनके यहाँ रहते थे हंसी खुशी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी वालों रट्टे मार लेना। अगर आपसे पूछ ले कि किस राजा को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है, तो कवि बांधव ने कटिबंधु भी आ सकता है, कंठावरण भी आ सकता है। ठीक है, कवि बांधव नहीं तो कंठावरण, ये भी आ सकता है। ठीक है, कवि बांधव, कंठावरण, कटिबंधु भी बोला जाता है। याद रहेगा ना आपको? याद रहेगा ना? और लिखो, अच्छा इनके काल को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, किसके काल को कहा जाता है? ये भी लिख लो साथ में, विग्रहराज के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, हंसी खुशी लिख रहे हो ना सभी? कोई परेशान तो नहीं हो आप में से? हैं? नोट कर ले, इतना साफ कर दूं क्या? इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया था, झील बिसलपुर बांध, सुना है आपने? बिसलपुर तालाब और बिसलपुर बांध का निर्माण इन्होंने करवाया था। कोई जानता है क्या बिसलपुर बांध के बारे में?
तो ऐसा विद्यार्थी जो मेरे से पहले ही मेरे को बता दे दो तीन बातें। कहाँ है? वेरी गुड। तो लिखें, विग्रहराज ने बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया। हजारों बार प्रश्न आया पेपर में, हजारों बार प्रश्न पेपर में क्या आया है, ऐसा नहीं पूछा गया कि किसने निर्माण करवाया। हजारों बार केवल एक ही बात पूछी गई है कि बिसलपुर बांध कहाँ है। तो कहाँ है? टोंक में है। अब केकड़ी मांगे क्या? केकड़ी केकड़ी देख रहे हैं आप क्या है? टोंक मेरे को पता है, जिले चेंज होने के बाद मैंने पता नहीं भूगोल दोबारा। बिसलपुर कौन सी नदी पे है भाई? नदी है बनास। ठीक है, बनास नदी पे बना हुआ है, ध्यान रखना। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से सर्वाधिक, ये बात आपको पता थी क्या पहले? कौन सी बात है? जो मैं लिख रहा हूँ, पता थी? पता नहीं थी तभी तो नहीं बोल रहे आप। क्या ऐसी बात थोड़ी बताऊं, जो पता है वो बताऊंगा नहीं। सर्वाधिक रंगीन मछलियों का उत्पादन होता है। आपको बुद्धिमान तो कोई आज था लगे, मछली रंगीन जो है, मछलियों का क्या होता है? उत्पादन। सर्वाधिक रंगीन मछलियों का उत्पादन कौन से बांध से होता है? तो बिसलपुर बांध से। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ मैं साथ साथ में आपको, देखो मेरा उद्देश्य कोई आपको इतिहास बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि पेपर में आपका प्रश्न सही हो। तो इससे मिलता जुलता प्रश्न एक और बनता है कि सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन कौन से बांध से होता है? गलत बात। क्या लिखा है? सर्वाधिक रंगीन मछलियों का उत्पादन कौन से बांध से? सीधा प्रश्न आ जाए, सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन कौन से बांध से? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, इसलिए तो मेरे को आता, आपको आता नहीं। तो लिख लो नोट लगा करके, सर्वाधिक, ऐसे प्रश्न ही आते हैं बेटा पेपर में, है ना? सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन। आप तो मुझे बस यही बता दो कि कनौता बांध है कहाँ, बस इतना ही बता दोगा ना तो मेरे कालजे को ठंड पहुंच जाएगी। कनौता बांध कहाँ है? कोई है आप में से होनहार? नहीं है? नहीं है क्या? जयपुर में है, जयपुर। कभी जयपुर जाओ तो इसी बांध पे जाके नहाना, कनौता बांध जयपुर। फिर लिखो, इसके दरबार में कुछ कवि लोग रहते थे, मैंने बताया ना इसे क्या कवि बांधव कहा जाता ना, तो एक कवि था, उसने इसको कवि बांधव कहा था। तो किसने कहा था? दो तीन कवि थे, उनके नाम ये साफ कर दूं क्या? अरे मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि जितनी बातें मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, एक भी ऐसी फर्जी बात नहीं इसमें से, ठीक है ना? बिल्कुल 3-4 बार दूध को उबाल उबाल करके क्रीम निकाल करके मैंने आपके सामने पानी मैंने फेंक दिया सारा पहले, ठीक है? आप इसमें से छंटनी मत करना शुरू कर देना, पेपर तक जाते जाते कुछ बचे ही ना। अब क्या लिखना आपने? लिखो, इसके दरबारी विद्वान। इसके दरबारी विद्वान विग्रहराज। लिख लो पहला नाम सुना आपने, जयानक, जयानक भट्ट। सुना है क्या ना? अभी अभी सुना है, पहले भी सुना है? क्या ग्रंथ बोलो इसका? बेटे पृथ्वीराज रासो, ऐसे ही तुक्के मारते हैं बेटे। पृथ्वीराज विजय, ये तो आप थे, मैंने छोड़ दिया, कोई और होता तो गोली मार देता मैं। जयानक भट्ट का ग्रंथ क्या है? पृथ्वीराज विजय। लिख लेना। इसी ग्रंथ में, इसी ग्रंथ में क्या कहा है? कवि बांधव कहा है इसे, ठीक है? कवि बांधव जो कहा गया है वो कौन से ग्रंथ में कहा गया है?
पृथ्वीराज विजय के अंदर लिखा किसने? एक है ललित विग्रह राजग्रंथ, जो लिखा है किसने? पहले राइटर का नाम लिख दें, सोमदेव। सोमदेव का ग्रंथ क्या है? ललित विग्रह राज। बेटा आपके पेपर में तो सबसे ज्यादा संभावना ये है कि 100% संभावना क्या है, 100% गारंटी है कि आपके पेपर के अंदर एक या दो प्रश्न ऐसे पक्के आएंगे कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा। ठीक है ना? इसलिए मैं आपको प्रत्येक ग्रंथ बार बार लिखवा रहा हूँ। जो ये दयानक भट्ट तो 3 बार लिखवा दिया, तो 3 बार देखो 3 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है ना? बार बार आपके सामने नाम आए तो आपको याद हो जाए, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा? एक व्यक्ति जिसका नाम था नरपति नाल है। क्या नाम? साथ साथ में लिखते जाओ, नरपति नाल है ग्रंथ है। आपको कैसे पता? आपको पता आपको पहले से? विसल देव रासो ओ मास्टर तो इसी सी बात लिखा हुआ है कि मैंने पहले ही बेरो है। विसल देव रासो किसने लिखा? नरपति नाल है। ये सब लोग किसके दरबार में थे भाई? विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में थे, इसीलिए उनको कवि बांधव किसने बोला है? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में किसने बोला? दयानक भट्ट ने बोला। याद रहेगा ना? आप पढ़ते तो नहीं हो, मेरे को पता है, घर जाके पढ़ते हो? पढ़ते हो क्या? सर टाइम नहीं मिलता लड़कियों का, तो ये है घर जाते खाना बनाना पड़ा है, पहला तो 10 जना है बाद तो स्टार्ट हो जाता है। 4 बजे पहले वो सारा फील्ड तैयार करनी पड़ती है खाना बनाने के लिए, काम तो होता ही है। फिर लिखो, और लिखो इसके निर्माण कार्य साफ कर दूं। लिखो, लिख लो विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया निर्माण कार्य। एक तो मैंने आपको बताया था बिसलपुर बांध या बिसल सागर झील आ जाए तो भी उत्तर देना आपने, ठीक है ना? बिसलपुर बांध आ जाए, बिसल सागर झील आ जाए, बिसलपुर तालाब आ जाए तो भी इसने निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रहेगा ना? एक इसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। बिसल देव ने क्या किया? अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। कभी सुना आपने नाम इसके बारे में? क्या विशेषता है संस्कृत पाठशाला? सबसे पुरानी पाठशाला है। ठीक है, इसमें कोई ऐसे श्लोक वगैरह है क्या? किस चीज के श्लोक है, कुछ पता है आपको? क्या है? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बेटा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले से, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ा दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो ताकि आपको याद हो जाए। नहीं याद आ रहेगा? बिना क्या देखा मैंने बता। अच्छा, बहुत शरारती है। देखो ऐसे आपने, मैं बता देता हूँ आपको। कहते हैं कि इसके अंदर इस जो पाठशाला बनी है ना, इसकी जो दीवारें है उसके ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं। महाभारत के समय में कहते हैं कि अर्जुन और भगवान शिव जो है उनके बीच में कोई युद्ध हुआ, ऐसा बताते हैं। हुआ नहीं पता, लेकिन उस युद्ध का वर्णन इसके ऊपर मिलता है। कहते हैं कुछ पंक्तियां तो इस पे लिखी हुई है और कुछ पंक्तियां हैं इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय का एक स्मारक बना हुआ है। कभी जाओ इंग्लैंड तो देख आना। तो उस हंसने वाली क्या बात हो, जाओगे नहीं कभी? दर्शाना छोड़ने का विचार नहीं क्या? तो उसके ऊपर कहते हैं कि कुछ पंक्तियां अंकित है। लिखोगे क्या ये बात? लिख लो, लिखो यहां शिव तथा अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन है।
शिव और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था, उसका वर्णन इसके अंदर मिलता है। अब तकड़ी बात बताऊं, लिख लिया ये आपने, साफ कर दूं क्या? अब एक तकड़ी बात बताता हूं आपको, आप फिर लिखेंगे कालांतर में एक बंदा आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन, बोलो नाम, 2-3 बार बोलो लगातार, कुतुबुद्दीन ऐबक। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर मस्जिद में तब्दील कर दिया था। मस्जिद में तब्दील कर दिया था। आप अगर बता सकते तो बता दें मुझे, कुतुबुद्दीन ऐबक कब आया था? कुंभा के टाइम आया? अरे कुंभा के टाइम नहीं आया रे, वो कुतुबुद्दीन अलग है। 1210 से, आपको पता है पहले से? हद होगी। 1206 से 1210 ईस्वी सन इनका शासन काल है भाई, ठीक है ना। ये 4 साल तक रहा। देखो आपको पता है तो दिल्ली के अंदर, कहाँ पे तब्दील कर दिया, ऐसे आपको पता है, मैंने बीच में शब्द तोल तोल के लिखता हूँ मैं। तब्दील इंग्लिश का थोड़ी है। अच्छा, कृषि राइटिंग याद होता है ना मेरे को। मस्जिद में तब्दील कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता है दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत समझते हो ना आप? ध्यान देना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो मेरे को जो चीज पता है मेरे से बताए बिना रहा नहीं जाता। दिल्ली सल्तनत, आप जानते हो क्या दिल्ली सल्तनत के बारे में? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहते हैं कि हुई थी 1206 में, और ये चली थी कब तक पता है? 1526। बाबर जब राजा बना था, है ना, उसने इब्राहिम लोदी को मार दिया था, याद है क्या? तो ये दिल्ली सल्तनत है, और दिल्ली सल्तनत का ये पहला राजा था, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ये है ऐबक। सल्तनत का कैसा राजा था? पहला शासक। इतना याद रखना। वैसे गुलाम वंश का संस्थापक था, और मोहम्मद गोरी का वो सेनापति था, और उसके मरने के बाद इसने 1206 में अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। ये पोलो का खिलाड़ी था, और पोलो खेल के भी गिरा और सीधो मुंह टेक के और मर गया था, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें हैं इसके बारे में, इतिहास से हमें शिक्षा मिलती है। पोलो नहीं खेलना चाहिए, पोलो के नहीं काम में जब मैं पोला हुआ है। पोला समझते हो? इससे काम होता है नहीं, उसको बोल दे कि 3 रोटी चक्के ला तो सांस भूल दे रास्ते, है ना। ऐसे पोले लोगों को पोलो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसने क्या किया, इसे तो दुआ करके क्या कर दिया, मस्जिद में तब्दील कर दिया। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कहोगे गुरुजी क्या बात है, ये बात थी, मैं तो पता ही नहीं था पहले। आप अजमेर गए हो क्या कोई? कौन कौन गए अजमेर? 1 2 3, आप भी गए हो। आप तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाके आए थे, तो आप क्या 2.5 दिन का झोंपड़ा देख आए थे? देखे थे? कैसा है बताओगे थोड़ा सा? वर्णन नहीं कर सकते ना। देखो, और कौन कौन देख के आए 2.5 दिन का झोंपड़ा देखा? पेपर क्या, पेपर तो बाद में दे लेते, 2.5 दिन का झोंपड़ा देखना जरूरी था। देखो जब तक मेरी तैयारी बढ़िया नहीं थी ना, मैंने पेपर देने शुरू किए। देखो 2013-14 में मैं पढ़ता नहीं था, 14 तक, 14 के बाद ही मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ाया करता था, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, छोटी क्लास में पढ़ाना होता था मेरे को। तो तब तक मैं फार्मेसी ऐसी जगह भरता था जहाँ कभी गए ही नहीं हो कोई, मेरे 1-2 पीढ़ी पीछे भी कोई नहीं गया हो। तो वहाँ फार्म भरते थे, जाके 2 दिन पहले पहुंच जाते थे वहाँ। घर वाले भी कोई सपोर्ट करते थे, बेटा ले 1000 रुपये 1500 ले जा।
तो फिर अच्छी तरह से घूम के आते थे बढ़िया। 2 साल में मैंने लगभग सब जगह घूम लिया बढ़िया से। यहाँ भी गया था मैं, यहाँ गया तो मेरे पास पैसे थोड़े कम पड़ गए, तो मेरे किसी ने बताया कि 2.5 दिन का झोंपड़ा यहाँ नजदीक में ही है, और मैं चल पड़ा। क्या वो बा पहाड़ी से दिखने का दिन पर बस है। मैं कहा पहाड़ी दिखने वाले सामने 1 घंटा चले, वो पहाड़ी भी दूर दिख हो रही। फिर मैंने टैक्सी वाले को पैसे दिए, उसने ले जा करके वहां छोड़ा मेरे को। आगे जा करके मैं एक ऐसे तंबू को बने हुए थे पिल्लर से 7-8, और उसमें कुछ मजदूर लोग बैठे थे। मैंने उनसे जा करके पूछा कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है। वो बोले जहाँ आप खड़े हो ना ये झोंपड़ा ही है। मैंने कहा इसके लिए मैं इतनी दूर है। क्या आपने बात करी थी? चलो फीस तो सक्सेसफुल है यार, कोई नहीं। तो इस प्रकार से मैं क्या देख आया, 2.5 दिन का झोंपड़ा। कुछ नहीं है, 2.5 दिन का झोंपड़ा देखने का मन में हो ना किसी, मेरे को पहले फोन कर लेना, ऐसे ही चले जाओ कि पैसे लगा के। तो आप लिखो यहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इसे तुड़वा करके क्या कर दिया, एक मस्जिद में क्या कर दिया। हाँ, फिर आप लिखोगे नोट लगा करके यहाँ पंजाब साहिब, पंजाब साहिब पीर का 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण, पंजाब साहिब पीर का 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण इसे क्या कहते हैं। एक बात और भी लिख सकते हैं, लगने के कारण तथा इसका निर्माण ढाई दिन में होने के कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ठीक है, यही वो संस्कृत पाठशाला है जिसे बाद में मस्जिद में तब्दील कर दिया, और उस मस्जिद को किस नाम से जानते हैं, 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। इसी पे क्या लिखा हुआ है, हरिकेली नाटक की रचना करी हुई, लिख लेना। ऐसे लिखो, इसी इमारत में दीवारों पर, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, हरिकेली नाटक की रचना की हुई है। ठीक है, हरिकेली नाटक है ना, वो इसी पे लिखा हुआ है। अब प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है पता है क्या, हरिकेली नाटक की रचना किसने करी, तो आप बता सकते हैं क्या कोई। हरिकेली नाटक की रचना की हुई है बिसल देव के द्वारा। कौन है बिसल देव? ठीक है, बिसल देव के द्वारा ही इस पे हरिकेली नाटक की क्या करी गई, रचना करी गई। फिर आप लिखोगे एक लाइन और, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार लिखो। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ सीधे सीधे, जो आपकी परीक्षा से थोड़े ऊपर उठ करके बातें हैं, इतनी बता रहा हूँ। आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इन बातों को अच्छे से कैच कर पाएंगे, और जब मैं इसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय की एक शानदार कहानी आपको बताऊंगा, उस समय जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कल की क्लास में जब मैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताऊंगा, तब आपको ये बातें याद आनी चाहिए।
आप लिखो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, पहली बात लिखो, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार विग्रहराज ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार विग्रहराज ने दिल्ली के तोमर वंशीय राजाओं को हराया था। दिल्ली के तोमर वंशीय राजाओं को, इंपॉर्टेंट बात है, तोमर वंश का एक राजा आनंदपाल तोमर बनेगा थोड़े समय बाद। जब हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय पढ़ेंगे तो वो अपनी दिल्ली का जो क्षेत्र है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सौंप करके जाएगा। तब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि इसने हराया, ये बात मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। दिल्ली के जो तोमर है ना, उनको इन्होंने अपना सामंत बना लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने विवाह वगैरह किया अपनी पुत्री का, ऐसे मामला आएगा, कल बताऊंगा मैं आगे आपको। इसने कनौज के विजय सिंह गहड़वाल को हराया था। इसने क्या किया, कनौज के कौन, विजयपाल गहड़वाल। इसी विजयपाल गहड़वाल का वंशज होगा जयचंद गहड़वाल। उसको वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जाकर के हरा के आएगा, उसकी पुत्री से तो विवाह करेगा, उसके घर से उठा लाएगा। देखना कल शादी है, कल पृथ्वीराज चौहान तृतीय की नात हो गया ना सारे। कनौज के विजय, कनौज कहाँ है, कनौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। हाँ, विजयपाल। अच्छा, ये दो बातें दोनों बताइए, वो कौन से अभिलेख में मिलती है, शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। दोनों बातें मैंने आपको बताई, अपनी तरफ से नहीं फेंक रहा मैं, ठीक है। फिर लिखो, ऐसे लिख सकते हो आप, नोट लगा करके एक लाइन लिख लेना कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला यह पहला राजा था। नोट लगा करके एक बात लिख लो, दिल्ली पर अधिकार करने वाला, दिल्ली पर अधिकार करने वाला यह पहला राजा था। लिख लिया, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला राजा कौन था चौहानों में, है विग्रहराज चतुर्थ। फिर लिखो आगे, फिर लिखो शिवालिक अभिलेख। आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है मेरे द्वारा कि शिवालिक अभिलेख कहाँ है, और आप बिल्कुल मौन रहेंगे, जैसे मौन व्रत है आपका, दिल्ली में। इसमें कहा गया है कि शिवालिक अभिलेख के अनुसार एक खुसरो शाह नाम का व्यक्ति था, मुस्लिम आक्रांता, मुस्लिम एक शासक था, और उस राजा ने क्या किया था, सभी राजपूतों को लगभग अपने अधीन कर रखा था। उस व्यक्ति को हरा करके और राजपूतों को मुसलमानों के चंगुल से, उस राजा के चंगुल से बचाया था। ऐसा कौन से अभिलेख में बात मिलती है, शिवालिक अभिलेख में मिलती है। तो आप लिखिएगा, इस अभिलेख के अनुसार लाहौर के मुस्लिम शासक नाम था खुसरो शाह को पराजित किया था। मैंने आपको लिखवा दिया क्या, इसके काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना, लिखवाया क्या? तो इसीलिए लिखवाया क्योंकि देखो दिल्ली के राजा को हरा रहे, पास में यूपी के अंदर कनौज है, वहां के राजा को हरा रहे, पाकिस्तान के लाहौर में कोई राजा है उसको हरा रहे, तो बंदा खतरनाक है कि नहीं है। आसपास के सभी राजाओं को हरा रहा है, सब के सब खौफ में है भी यहाँ आ जाए कहीं। फिर लिख लो,
एक व्यक्ति जिसका नाम था धर्म घोष सूरी, लिखो नई लाइन में, धर्म घोष सूरी के कहने पर, लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाएं फटाफट। अब लिखने वाली बातें सीधी सिंपल सिंपल 4-5 बातें हैं। धर्म घोष सूरी के कहने पर, धर्म घोष सूरी के कहने पर विग्रहराज ने 11 के दिन, 11 जानते हो, 11 मतलब एकादशी के दिन, 11 मतलब एकादशी के दिन अपने राज्य में, एकादश लिख रहे हो क्या? लिखो बेटा, लिखो, साथ साथ में लिखते जाओ। एकादशी के दिन अपने राज्य में पशु वध पर रोक लगा दी थी इसने। डांगरा ने कौन मारना, डांगर परिचर की भर्ती आनी आगे, तो पशु वध पे क्या लगा दी इसने, रोक लगा दी थी, ध्यान रखना। और इसके जैन गुरु लिखो, आचार्य जीनदत्त सूरी, इनके जैन गुरु थे, विग्रहराज के जैन गुरु आचार्य जीनदत्त सूरी, आचार्य जीनदत्त सूरी। एक व्यक्ति जिसका नाम है कील हॉर्न, एक इतिहासकार है जिसका नाम लिखो, इतिहासकार कील हॉर्न के अनुसार, सॉरी इतिहासकार कील हॉर्न ने, हॉर्न क्या क्या नाम थे, इतिहासकार कील हॉर्न ने विग्रहराज की तुलना, कील हॉर्न ने विग्रहराज की तुलना कालिदास, सुना नाम आपने, कालीचरण तो सुना है, इसकी तुलना कालिदास से किया जा रहा है। एक इतिहासकार, अंग्रेजी इतिहासकार था जिसका नाम था कील हॉर्न, उसने किससे तुलना करी है, कालिदास से तुलना करी है। किसकी? तकड़ा कवि था ये। युद्ध तो मैंने आपको बता दिए, एक दो बातें और भी बताऊंगा मैं आपको इसकी। लिखो बिसल देव रासों में, लिखते जाओ फटाफट, 2 बातें लिखनी। ये नोट कर लिया अब तक का क्या आपने, सारा लिख लिया सभी ने? लिख रहे हो क्या बेटा सभी? बोला करो, ऐसे ऐसे कैसे आप ऐसे आलसी से बोल ही नहीं रहे, बोलो लिख लिया क्या? हाँ ऐसे ऐसे चुस्त रहो, ऐसे नस पड़ी निश्चित एक रखे, और बुरा हाल है। अभी तो आपकी उम्र है, इस उम्र में तो आपको अब आलस का तो नजदीक ही नहीं आना चाहिए आपके आसपास। आपको तो देख के आलस आ जाए किसी में, है कौन बोले हो रे नानिया, देख ले तू। लिखो आगे क्या लिखा आपने, बिसल देव रासों में जानकारी मिलती है, बिसल देव रासों में जानकारी मिलती है कि विग्रहराज अपनी, विग्रहराज अपनी पत्नी रानी राजमती, अपनी पत्नी रानी राजमती, आज तक आपने बासमती सुना था, ये रानी क्या नाम है, राजमती के लिए, के लिए उड़ीसा से हीरे लेके आया था, उड़ीसा से हीरे लेकर आया था, हीरे। हीरा कठोर होता है क्योंकि इसमें समचतुष्फल किया जाल पाया जाता है, ऐसा है क्या? साइंस वालों, साइंस ठीक है, सही बात है मेरी, ठीक है। और लिखो
राजमती से क्या लेके आया, सॉरी, राजमती के लिए क्या लेके आया, हाँ हीरे लेके आया, ठीक है। कहाँ से, उड़ीसा से, बढ़िया क्वालिटी के। कहीं देख लिया उसने ऐड आ रही थी, बोली ये हीरे चाहिए मेरे को, लाएंगे भाई, क्या इलाज, युद्ध याद छोड़ के एक बार हीरे लाने गया बेचारा, वापिस आया मुझसे। उसके बाद टीवी बेच दी उसने। ये रोज का पंगा है, नई ऐड आ जाए उसकी नई चीज मंगवा लेती। फिर लिखो आगे, एक और लिखो, ललित विग्रहराज नाटक में, ललित विग्रहराज नाटक में राजकुमारी देसल देवी, राजकुमारी देसल देवी, देसल देवी लिख लोगे, देसल देवी लिखूं क्या, विग्रहराज को देसु देसु कहता था। राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज के प्रेम की जानकारी मिलती है, देसल देवी और विग्रहराज के प्रेम की जानकारी मिलती है। प्रेम से बोलो जय माता दी। देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग का वर्णन है कौन से ग्रंथ में, ललित विग्रहराज नाटक के अंदर। नाटक ही करते थे, नाटक करते हैं। ये पूरा हो गया, अभी कौन पूरा हो गया, विग्रहराज पूरा हो गया। अरे तेरा बोलो टाइम क्या हो गया, 2:57 हो गए। आज तो बहुत स्लो चले पड़े ना, ये तो बहुत माड़ी बात है भाई। दो बंदों के बारे में दो ही बातें, फटाफट लिख लोगे, लिखो। एक बंदे का नाम लिखो अपरांगे। वैसे मैंने कल आपको जो डायग्राम बना करके बताया था ना, उस डायग्राम में मैंने पूरी कहानी बता दी थी आपको ना, फिर भी लिख लो एक बार फिर अपरांगे। कल क्लास किन किन लोगों ने नहीं लगाई, कल मतलब शनिवार की बात करो, गुरुजी को तो छुट्टी, शुक्रवार को मतलब जो इससे लास्ट क्लास है उसकी बात करो। तो उसके अंदर मैंने आपको एक सारणी बना करके बताई थी, वो सारणी आप जरूर नोट कर लेना, उस क्लास में लास्ट क्लास के अंदर डाला हुआ है, यूट्यूब पे देख लेना जाके। ये खावा तो सात दिन तुम देखे लाके बोलेंगे तू की खावा है, मन भी भरोसा तेरी बात पर। क्या है, क्या बोला मैंने, अरे हाँ उस सारणी में मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, लिखो लाइन लिख लो, अपरंगे राजा बना। इसके बाद 1163 से 1164, 1163 से 1164 राजा कौन बना, अपरांगे। लिख लोगे क्या नाम, ऐसे अपरांगे। कब राजा बना, 1163 में 2-3 महीने रहा था। ये कहते 1164 लगने से पहले इसको सल्टा दिया था किसने, हाँ लिख लो, इसकी हत्या, नई लाइन में लिखो, इसकी हत्या पृथ्वीराज सेकंड ने कर दी थी। पृथ्वीराज सेकंड, क्या लगता था इसके पृथ्वीराज भाई, काका को छोड़ो, बाबा को छोड़ो, ठीक है। इसके बाप ने भी बाप को मारा, इसने अपने भाई को मार दिया, तो राजा कौन बना बाद में, लिख लो पृथ्वीराज सेकंड, लिख लो नया राजा पृथ्वीराज सेकंड लिखो। पृथ्वीराज सेकंड के बारे में हम कल पढ़ेंगे, हेडिंग डाल करके छोड़ दो। पृथ्वीराज सेकंड के साथ बहुत मारी हुई बेचारे के साथ इसकी एक रानी थी जिसका नाम था सिहावा देवी, और वो भी रूठ करके चली गई थी, बाद में उसको रूठी रानी के नाम से जाना गया था। अब आप में से कोई भी